जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड है, और जो टॉपिक हमारा है हमारी टॉपिक है फेज वाउंड टाइप रोटर या स्लिप रिंग टाइप रोटर या स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो आपको 100% गारंटी के साथ है आपको समझ में आ सकता है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो हमारा ये रोटर दिखाया गया है, ये हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर को दिखाया गया है। सबसे पहली बात क्या होती है कि जो रोटर होता है उसको हम स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसके जो 3 टर्मिनल होते हैं बाहर लगे शॉर्ट में जो हमारा ब्रूस लगा होता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके दूसरी छोर पर क्या होते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और इसके जो 3 टर्मिनल यहाँ इसको जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा फेज वाउंड पाइप रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखते हैं इसमें क्या आगे लिखा गया है। इस प्रकार का रोटर का प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। कहने का मतलब जो इस प्रकार का रोटर होता है फेज वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका प्रयोग करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। रोटर में डीसी आर्मेचर की तरह स्लॉट बने होते हैं। कहने का मतलब डीसी में क्या, इस रोटर में डीसी के आर्मेचर की तरह स्लॉट बने होते हैं। रोटर वाइंडिंग को कहते हैं कि रोटर वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। कहने का जो रोटर वाइंडिंग होती है इसको स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। वाइंडिंग के शेष टर्मिनल को शाफ्ट पर लगी स्लिप रिंग से संयोजित कर देते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, जो उसके टर्मिनल होते हैं इसको शाफ्ट लगी स्लिप रिंग पर कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें क्या लिखा गया है कि इन तीनों स्लिप रिंग पर लगे कार्बन ब्रूस से 3 वायर बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ जब हमारा कनेक्शन होगा इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दूसरे छोर पर कार्बन स्लिप लगी होती है। ठीक है, इससे 3 वायर निकालकर बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या लिखा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें मोटर के 3 बाहर प्रतिरोध से संयोजित कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं मोटर के 3 बाहर प्रतिरोध से संयोजित कर लिया जाता है। इस प्रकार मोटर के प्रारंभिक बलागुण को प्रतिरोध द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या कहते हैं, इस प्रकार मोटर के प्रारंभिक बलागुण को प्रतिरोध द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसे रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं। जब मोटर अपनी समान गति प्राप्त कर लेती है तो उस समय तीनों स्लिप रिंग एक मेटल के द्वारा शॉर्ट होते हैं। कहने का जब मोटर हमारी अपनी नॉर्मल गति प्राप्त कर लेती है, जो हमारे बाहरी कार्बन लगे होते हैं वो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ। इसमें यही होता है कि जब इसको स्टार कनेक्शन कनेक्ट कर देते हैं, स्टार कनेक्शन करने के बाद जो होता है 2 से 3 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, बाहर जो होता है शॉर्ट पर स्लिप रिंग लगी होती है, वहां पर आ जाता है। इसके दूसरी छोर पर कहते हैं कि 3 टर्मिनल निकालकर बाहर उसके मोटर के बाहरी प्रतिरोध से संयोजित कर देते हैं। भैया यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर हम बाहरी रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं। बाहरी रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे क्या हो कि मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क हो, प्रारंभिक बलागुण अच्छा होता है। इसके बाद कहा जो मोटर हमारी समान गति प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है कि जो हमारे ये लगे होते हैं रेजिस्टेंस, ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या करते हैं मोटर हमारी अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखते हैं हमारे आगे क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, और उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है सर, मोटर के 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि मोटर में क्या होता है कि हमारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कि मोटर के स्टेटर में चारों तरफ क्या होता है, घूमता है। ठीक है, मोटर में चारों तरफ घूमता है। ठीक है दोस्तों, यह मोटर के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, मैं डायग्राम द्वारा थ्रू समझाता आपको। क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो 3 फेज सप्लाई दिए, इसके बाद जो मोटर के रोटेटर में एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो मोटर के अंदर क्या होता है, घूमता है, इस तरह इसके साइड घूमता है। इसके बाद क्या होता है कि जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है वह रोटर के कंडक्टर से कटता है। ठीक है, रोटर से कंडक्टर से कटता है। ठीक है दोस्तों, रोटर के कंडक्टर से कटता है।
रोटर से कंडक्टर के कटता है। इसके बाद क्या होता है कि जो रोटर में क्या होता है एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि अगर हम पढ़े हैं कि अगर कोई जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि फैराडे के नियम अनुसार क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाव बल उत्पन्न होता है। चूंकि क्या होता है कि जो रोटर का हमारा कंडक्टर होता है एक छल्ले के द्वारा शॉर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एक छल्ले के द्वारा शॉर्ट होता है, जिस कारण उसमें करंट फ्लो होती है और उसमें एक क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, हमारे दो फ्लक्स हो गए, एक रोटर हो गया, स्टेटर हो गया। और मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमें क्या कहता है, कम से कम 2 फ्लक्स की आवश्यकता होगी। जब तक 2 फ्लक्स नहीं होंगे, उनके बीच फेज डिफरेंस नहीं होगा, तब तक हमारी मोटर नहीं घूमेगी। इसके लिए सबसे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी मोटर के लिए हमारे 2 फ्लक्स होना अति आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, जब दोनों फ्लक्स उत्पन्न हो गए तो क्या होता है कि जो मोटर का घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। अंतर क्रिया करने के बाद क्या होता है, रोटर पर एक हमारा टॉर्क कार्य करने लगता है, जिससे क्या जो हमारा रोटर होता है वह जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। यही होता है हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि जब 3 फेज सप्लाई को इंडक्शन मोटर को 3 फेज से संयोजन करते हैं। ठीक है, कहना 3 फेज सप्लाई को हम 3 फेज मोटर के 3 फेज वाइंडिंग में दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तब मोटर में एक नियमित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मोटर में क्या होता है, एक हमारा नियमित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, जो सिंक्रोनस स्पीड से मोटर में घूमता है, कहने वाला जो सिंक्रोनस स्पीड से मोटर में घूमता है, यही जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यह सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। अब ये पूछेंगे सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड हमारी वो होती है कि रोटर स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिस वेग से या जिस स्पीड से घूमता है उसे ही कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ये भी हमारे होगी सिंक्रोनस स्पीड, इसकी ये डिफिनेशन, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या है कि तथा यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र रोटर के चालक से कटता है। जो हमारा जो उत्पन्न घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है वह रोटर के कंडक्टर से कटता है। ठीक कट गया भैया, जिससे रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है, रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फैराडे के नियम के अनुसार उत्पन्न होगा। ठीक है उत्पन्न भैया। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, क्योंकि रोटर का सभी कंडक्टर एक छल्ले से द्वारा शॉर्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो रोटर का कंडक्टर हमारा होता है वह एक छल्ले के द्वारा शॉर्ट होता है, इसलिए रोटर में धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है, इसलिए क्या होता है, रोटर हमारी एक धारा फ्लो होने लगती है, धारा फ्लो होती है तथा रोटर का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि रोटर का पुनः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हमारे 2 चुंबकीय क्षेत्र या 2 चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया इसमें। अब क्या हो गया, हमारे 2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। इसके बाद क्या होता है कि स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अंतःक्रिया होती है, वह इंटरनल रिएक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे रोटर पर एक बलागुण कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि रोटर पे एक हमारा बलागुण कार्य करने लगता है तथा रोटर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। जो हमारा रोटर होता है वह स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि चित्र ए में क्या दिखाया गया है, हमारा स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, चित्र ए में स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। चित्र बी में क्या गया है कि रोटर के चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा रोटर का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और चित्र सी में क्या है, दोनों की अंतर क्रिया को दिखाया गया है कि इस पर क्या है, जो हमारा रोटर है उससे हमारा एक बलागुण कार्य कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया स्टेटर, ये हमारा रोटर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार होगी, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी इस प्रकार होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो होगी, जो मोटर हमारा घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमेगा, जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसकी दिशा में घूमेगा। ठीक है दोस्तों, तब देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको 100% गारंटी के साथ समझ में आ सकता है अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। ये एग्जाम में 5 नंबर के आने के संभावना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं क्या लिखा गया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से एक स्टेटर तथा एक रोटर होता है।
स्टेटर में एक थ्री फेज वाइंडिंग के समान होती है। स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है एक थ्री फेज वाइंडिंग के समान होती है, सॉरी इसमें ये लिखा गया है स्टेटर में एक थ्री फेज वाइंडिंग जो होती है वह सिंक्रोनस वाइंडिंग के समान होती है। रोटर में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर लगाए जाते हैं, जैसे कि हमने बता दिया कि रोटर में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर लगे होते हैं, जिससे छल्ले से रोटर का जो कंडक्टर होता है उसे एक छल्ले से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। मैंने कहा दिया कि जब स्टेटर को सप्लाई दिया जाता है तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर के द्वारा काटी जाती है और उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। कहने मतलब जो रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है वह रोटर के कंडक्टर से कटती है और उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, रोटर में एक ईएमएफ उत्पन्न करता है। उत्पन्न ईएमएफ के कारण रोटर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है और उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। इस प्रकार दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे उत्पन्न हो गए। ठीक है दोस्तों, और चौथा हमारा क्या है, चित्र ए में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। जैसे मैंने बता दिया चित्र ए में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। चित्र बी में रोटर के कंडक्टर में प्रवाहित करंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, चित्र बी में क्या दिखाया गया है कि जो रोटर में फ्लो होने करंट के कारण उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या हमारा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक कैरियरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पर उपस्थित है। अतः उस पर आगे क्या देखते हैं, अतः उस पर एक बल कार्य करेगा। उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हमारे दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए तो कहा था रोटर पे एक बलागुण कार्य करने लगता है। बलागुण कार्य करने लगता है जिससे रोटर हमारा मूवेबल या रोटेट करने लगता है और उस जो रोटर की घूमने की दिशा होती है उसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आगे क्या है। इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रोटर रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में गतिमान हो जाती है। ठीक है, रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। कि रोटेट जो हमारा जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे ही कहते हैं हम रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड जो होती है उसे ही कहा जाता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया इसमें। परंतु रोटर सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। ठीक है, कहलाती है, परंतु रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलता। कहने का मतलब जो हमारा रोटर होता है वह सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलता है। क्योंकि भैया क्योंकि यहाँ पर दिखना, क्योंकि यहाँ पर देखने की बात है, यदि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है तो उसके द्वारा कंडक्टर नहीं काटा जाएगा और उसमें इंड्यूज ईएमएफ शून्य होगा और तथा रोटर चलना बंद कर देगा। कहने का सीधी बातों बोले, अगर हमारा रोटर का जो स्पीड है वह सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है तो रोटर हमारा भैया नहीं घूमेगा। अगर हमारा एनआर बराबर एनएस हो जाए, रोटर की स्पीड हमारा एनआर होती है और सिंक्रोनस स्पीड को हम एनएस नोट करते हैं। अगर इनकी दोनों स्पीड जो बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि जो रोटर का कंडक्टर होगा वह जो सिंक्रोनस जो हमारे घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र होती है उसके द्वारा क्या होगा, कंडक्टर जो रोटर कंडक्टर उसे कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो क्या होगा कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा और जब ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर हमारा घूमेगा नहीं। जब घूमेगा नहीं, घूमने का मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा रोटर नहीं घूमेगा। ये प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपका जो एग्जामिनर आपके वाइवा के समय पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या सिंक्रोनस जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसका रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो मोटर भैया घूमेगी या नहीं? नहीं भैया, आप ऐसा सोचेंगे नहीं घूमेगी। पूछेंगे क्यों नहीं घूमेगी, आप ये बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये बताएंगे यदि सिंक्रोनस स्पीड यदि मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। ठीक है, यदि रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है तो क्या होता है जो उसके जो रोटर कंडक्टर होता है वो कटता नहीं कटता है। जब कटेगा नहीं भैया तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार क्या होगा, मोटर हमारी नहीं घूमेगी। आपको ऐसा जाना है कि हमारी मोटर नहीं घूमेगी। जब हमारा एनएस पर एनआर होगा तो मोटर हमारी नहीं घूमेगी। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्या है।
अगला नेक्स्ट क्या है कि जब पूर्ण स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम हो जाएगी तो कंडक्टर द्वारा फ्लक्स काटा जाएगा और ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलेगी, जिससे कि मोटर की रेटिंग स्पीड कहते हैं। कहने का मतलब जब हम मोटर की स्पीड जो होती है सिंक्रोनस स्पीड से कम कर देंगे तो क्या होगी, हमारी मोटर नाचेगी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो एनएस है ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है और यहाँ हमारा रोटर स्पीड है। जब हमारा एनआर की वैल्यू एनएस से कम होगी तो हमारी जो हमारी मोटर रहेगी वह घूमेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मोर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।